एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेलवे के लिए बायोलॉजी के चैप्टर कोशिका के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, के एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो दोनों। ठीक है, तो कोशिका सजीवों की जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये सही है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव संभव नहीं है, दोनों बात सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, एक तथा दो। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, इनमें से सभी। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग। तो साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक। ठीक है, कौन शामिल नहीं है? केंद्रक। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक। कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड्स, मेटाप्लास्ट्स, एर्गेस्टोप्लाज्म और जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड्स। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका रचना ऑर्गेनॉइड्स नहीं है? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूबल्स, रसधानियां। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका रचना ऑर्गेनॉइड्स नहीं है? कौन सा नहीं है? सेंट्रोसोम, ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी रसधानियां। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनॉइड्स नहीं है? कौन सा नहीं हो जाएगा? रसधानियां। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के ऊपर अनुरूप होती है। कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का आकार कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका का आकार एवं आकृति उनके कार्यों के अनुरूप होती है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, ये भी सही है। उसके बाद है, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिका अलग अलग आकार की होती है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा लग रहा है? सी नंबर, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं।
तरल मोज़ाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। तरल मोज़ेक मॉडल, हाँ ये सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन के से प्रस्तुत किया गया था। हाँ ये भी सही है। उसके बाद इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। ये भी सही है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। आंसर 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम। तो कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है? कोशिका झिल्ली। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, ए तथा बी दोनों। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 17S और तथा 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट 30S और 50S, ये भी सही है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी दो सब यूनिट 40S तथा 60S, ये भी सही है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। तो इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? ये सही नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड से नहीं बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं लेकिन लिपिड के नहीं बने होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये क्या है? सही नहीं है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये सही नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? मिसोसोम, स्फीरोसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, प्रोक्सिसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो कौन सा हो जाएगा? मीसोसोम। ठीक है, ऑप्शन ए, मीसोसोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्जी या लवक। तो कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? गोल्जी कॉय। ठीक है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? गोल्जी कॉय, यानी कि ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का
पथ बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? राइबोसोम, गोल्जी कॉय, केंद्रक या फिर अंतर्द्रव्य जालिका। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन डी, अंतर्द्रव्य जालिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। उपर्युक्त में कौन से सही है? केवल एक कौन सा सही है? ठीक है, तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेती है, ये आपका नहीं, सही नहीं है। ठीक है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है, ये भी सही नहीं है। तो ना तो एक ना ही दो, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? लिपिड, सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्जी कॉय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, उपर्युक्त में से सही कथन है, कौन सा सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, ये सही नहीं है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, सही है। गोल्जी कॉय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो दोनों सही है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, सही है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों, यानी कि सी। कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉय द्वारा नहीं किया जाता है? संवेष्टन यानी पैकेजिंग, संग्रहण स्टोरेज, श्रवण सेक्रेशन या अंतर कोशिकीय पाचन अंतः कोशिकीय पाचन। तो कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉय द्वारा नहीं किया जाता है? क्या नहीं किया जाता है? अंतः कोशिकीय पाचन। ठीक है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉय द्वारा नहीं किया जाता है? अंतः कोशिकीय पाचन, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक लवक, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, पैलेड कण स्फीरोसोम। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक होता है, ये भी सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी सही है। पैलेड कण स्फीरोसोम ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में
कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ए तथा बी दोनों, कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, यानी कि ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक, डीएनए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका का अभाव रहता है? किसका किसका अभाव रहता है? तो किसका अभाव रहता है? गोल्जी कॉय का तो अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? गोल्जी कॉय का, माइटोकॉन्ड्रिया का, अंतर्द्रव्य जालिका का, हरित लवक का, यानी 1 2 3 4। 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका और हरित लवक का अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक कोशिका अंगक का अभाव रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? लवक, कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका, इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? ठीक है, तो पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? लवक भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, हरित रिक्तिका भी पाया जाता है, इनमें से सभी। तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? कौन सा हो जाएगा? सेंट्रोसोम, यानी कि ऑप्शन सी। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन तथा स्वान, रॉबर्ट हुक तथा रॉबर्ट ब्राउन, जेड जेनसन तथा एच जेनसन, वाल्डेयर तथा निक विल्सन। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडन तथा स्वान ने, ऑप्शन ए। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? सेंट्रोसोम, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी कॉय। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? कौन निभाता है? केंद्रक। कोशिका के सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी कॉय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी कॉय से। ठीक है, ऑप्शन ए। तो गोल्जी कॉय से गोल्जी कॉय से गोल्जी कॉय से लाइसोसोम बनता है। ठीक है, गोल्जी कॉय से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित
जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक ए तथा बी दोनों अंतर्द्रव्य जालिका। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों हो जाएगा, यानी ए तथा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होती को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होते हैं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होती को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ये सही है। उसके बाद है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तथा दो दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जो अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका, अनियमित कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, एक गोल कोशिका। तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है केवल साइटोसोम, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक, साइटोसोम एवं केंद्रक। तो एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, कौन सा है? साइटोसोम एवं केंद्रक। ठीक है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत कौन है? साइटोसोम एवं केंद्रक। ऑप्शन डी। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं कोशिका द्रव्य के निर्माण में, केंद्रक विभाजन में, कोशिका विभाजन में, कोशिकांगों के निर्माण में। तो सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं, किसमें भाग लेते हैं? कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं कोशिका विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है गोल्जी से, केंद्रक से, केंद्रिका से, अंतःद्रव्य जालिका से। तो तांत्रिका यांत्रिक कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है अंतर्द्रव्य जालिका से। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है कहां से? अंतर्द्रव्य जालिका से। 70S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, सभी जीवों में, सभी जंतुओं में। तो 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में।
रंगीन लवक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीन। रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ग्रेनम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ग्रेनम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, लिपोप्रोटीन। तो प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है केंद्रक, राइबोसोम, क्रोमेटिन, कोशिका झिल्ली। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है किसका? राइबोसोम का। प्रोटीन संश्लेषण से किसका संबंध है? राइबोसोम का। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, माइक्रोमीटर। तो क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहा जाता है टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर। केंद्रक, झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है शुक्राणु कोशिका में, स्पंज कोशिका में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में। तो केंद्रक, झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, किसमें नहीं होता है? बैक्टीरिया में। केंद्रक, झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में केंद्रक, झिल्ली तथा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है श्वसन का, पाचन का, वसा संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण का। तो अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। अंतर्द्रव्य जालिका किसका केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषण का। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल, अंतर्द्रव्य जालिका। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? कौन सा हो जाएगा? सेंट्रियोल। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। लाइसोसोम में जमा रहता है ग्लाइकोप्रोटीन, वसा, आरएनए, पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है प्रोटीन से, वसा से, लिपोप्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से।
माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है। एडीपी के निर्माण से एटीपी के निर्माण से, ग्लूकोज के निर्माण से, अंगों के पाचन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबद्ध है? एटीपी के निर्माण से। माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबद्ध है? एटीपी के निर्माण से। पॉलीसोम है डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस राइबोसोम, राइबोसोम प्लस एमआरएनए, राइबोसोम प्लस टीआरएनए। तो पॉलीसोम है किसका? राइबोसोम प्लस एमआरएनए। पॉलीसोम क्या है? राइबोसोम प्लस एमआरएनए। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीसोम, डायनिन, एटीपी। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। सिंगर तथा निकोलसन ने, सिंगर एवं रॉबर्टसन ने, रॉबर्टसन एवं डेवसन ने, डेवसन एवं सिंगर ने। तो तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किसने किया था? सिंगर एवं निकोलसन ने। तरल मोजाइक मॉडल मत को किसने प्रस्तुत किया था? सिंगर एवं निकोलसन ने। कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, अमीबा में, युग्लिना में, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना, परागण में सहायता करना, उत्सर्जन करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीवद्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव्य की। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से, केंद्रक एवं कोशिका से, केंद्रक एवं ईआर से। तो जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से। ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड से, प्रोटीन से, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की।
कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोज। पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन करता है? सेल्यूलोज। पौधे की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कौन? सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांगों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांगों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, जीवाणु में, वायरस में। तो झिल्ली युक्त कोशिकांगों में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। झिल्ली युक्त कोशिकांगों में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किस प्रकार में झिल्ली नहीं होती है? जीवाणु में, अमीबा में, वायरस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किस प्रकार में झिल्ली नहीं होती है? किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो वायरस में। ठीक है, किस में नहीं होती है? वायरस में। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है। कौन रहता है? राइबोसोम। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित कौन रहते हैं? राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। कौन भाग लेती है? चिकनी ईआर, खुरदुरी ईआर, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। कौन लेती है? चिकनी ईआर। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में कौन भाग लेता है? चिकनी ईआर। राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन से, डीएनए एवं प्रोटीन, आरएनए एवं प्रोटीन से, डीएनए एवं लिपिड से, आरएनए एवं डीएनए से। राइबोसोम बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन से। राइबोसोम बना होता है किससे? आरएनए एवं प्रोटीन से। राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन से। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवाल में, सभी में गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो इन सभी में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में भी नहीं पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में भी नहीं पाए जाते हैं, नील हरित शैवालों में भी नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो किसमें? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट में भी नहीं पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में भी नहीं पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल में भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी, सभी में। समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लवक। समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। कौन सा है? गोल्जी उपकरण। समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना कौन सा है? गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन
ईआर संश्लेषित पदार्थों की संरचना, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? कौन हो जाएगा? गोल्जी उपकरण। तो निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम सर्वप्रथम किसने देखा था? कैमिलो गोल्जी ने, स्ट्रासबर्गर ने, क्रिश्चियन डवे ने, विर्चो ने। तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डवे ने। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डवे ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। ईआर, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है कौन सा? लाइसोसोम। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, केंद्रक में, लवक में। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन में श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में, ईआर में, लवक में। तो श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इनमें से कोई नहीं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है? मैट्रिक्स, कोशिकारस, क्रिस्टी, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को स्ट्रोमा कहा जाता है। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है। यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है। जैव अणुओं की का संचालन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर
संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। तो कोशिका कला वर्णनात्मक पारगम होती है क्योंकि य- यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। ऑप्शन डी। ठीक है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य कोशिकाओं के संचलन को रोक दिया जाता है। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी कॉय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक संगठक है? निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैंगनीज, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सभी देह, ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये आपका क्या है? सही नहीं है। ठीक है। तो कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये सही है। कोशिका कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है?
हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से। तो कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से बना होता है, यानी कि ऑप्शन डी। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिकीय द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोयोग्लोसेसस में। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ओफियोयोग्लोसस में। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? ओफियोयोग्लोसस में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में। तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, वाटसन तथा क्रिक ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल तथा रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने किया था। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की? सूटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने, रॉबर्ट्स ने। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज पोर्टर ने की। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज पोर्टर ने की। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया किसने? हॉफमिस्टर ने, वॉल्डेयर ने, सूटन ने, वैगनर ने। गुणसूत्र शब्द प्रदान वॉल्डेयर ने किया। गुणसूत्र शब्द प्रदान वॉल्डेयर ने किया। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गोल्जी कॉय। तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित,
झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है क्या? अंतःप्रद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपर्युक्त सभी। तो कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं। तो ये तीनों कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं। ये तीनों कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में, तनों की कोशिका में, पत्तियों की कोशिका में, फूलों की कोशिका में। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। अवर्णी लवक मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिका में। अवर्णी लवक मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिका में। फूलों एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जी कॉय। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी कॉय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी कॉय। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गोल्जी कॉय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था?
रॉबर्ट हुक। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, स्वान, हॉफमिस्टर, ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। डीएनए द्विकुंडलित द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हालहानी ने, लामार्क तथा डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने। डीएनए द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए द्विकुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी का, लैमार्क का, हक्सले का, ट्रेविरेनस का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे, हैथियन। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यीस्ट में, कवक में, जीवाणु में, शैवाल में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें उपस्थित होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं? लवक, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक।
प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस, एपोप, एपोप्टोसिस, एजिंग, डिजेनेरेशन, निक्रोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, स्राव। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? स्राव। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? स्राव। किसकी उपस्थिति में किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका एवं पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? पास्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक। स्लाइडेन होगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक, टी स्वान। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो स्लाइडेन तथा टी स्वान ने। स्लाइडेन तथा टी स्वान ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 2 और 4। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? स्लाइडेन तथा टी स्वान। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? प्रोटीन, जल, खनिज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल।
परासरण की परिभाषा है एक अर्धपारगम कला में होकर विलय का प्रभाव प्रवाह कला के बगैर जल का प्रवाह अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह प्रवाह उपर्युक्त में से कोई नहीं। परासरण की परिभाषा है परासरण की क्या परिभाषा है? अर्धपारगम कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। ऑप्शन बी। अर्धपारगम कला में से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है। जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। कोशिका द्रव्य विघटित हो जाता है। खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलती है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाता है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, संतृप्त। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन है हाइपरटोनिक। यदि एक कोशिका एक आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक समपराशरी विलयन में, एक अतिपराशरी विलयन में, एक अल्पपराशरी विलयन में, इनमें से कोई नहीं। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पपराशरी विलयन में। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पपराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। परासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जलीय अवघटन के कारण, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। अंतःशोषण के कारण बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। अंतःशोषण के कारण लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। अंतःपरासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, कोशिकत्व के कारण, जीव द्रव्य विकुंचन के कारण। तो लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतःशोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतःशोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। अंतःपरासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, स्फीति के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य परासरण के कारण।
उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। बाह्य परासरण के कारण केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस, क्रॉसिंग ओवर, कैरियोकिनेसिस, पैकिटिनी। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्थसूत्री, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री कोशिका विभाजन। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री कोशिका विभाजन। कैसेरुको के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है? केवल माइटोसिस द्वारा, केवल माइटोसिस एवं तथा माइटोसिस द्वारा, केवल मियोसिस द्वारा, मियोसिस तथा माइटोसिस द्वारा। कैसेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है? केवल माइटोसिस तथा माइटोसिस द्वारा, नहीं नहीं सॉरी, केवल मियोसिस के द्वारा। सी नंबर, ठीक है। कैसेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। कैसेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? एनाफेज। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? एनाफेज। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? 8, 32, 64, 225। तो एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन में 256 कोशिका बनेंगे? तो 8, ठीक है। एक एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा 8 बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, इनमें से सभी।
तो क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? अर्धसूत्री विभाजन में। पारगति क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकोटीन, डिप्लोटीन। तो पारगति किस अवस्था में होती है? पैकिटीन। पारगति किस अवस्था में होती है? पैकिटीन में। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? 25, 50, 100 या 200? तो 200 शुक्राणु बनने के लिए कितने बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? कितने बार होता है? 50 बार। तो 200 शुक्राणु बनने के लिए 50 बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है। 200 शुक्राणु बनने के लिए 50 बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, अंतरावस्था। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? प्रोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका दो बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी दो बार विभाजित होती है। प्रयुक्त में कौन सा सही है? समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है, ये सही है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका दो बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी दो बार विभाजित होती है, 2 नंबर गलत है। तो क्या हो जाएगा? केवल एक। यानी कि समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी केवल एक बार ही विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? केंद्रिका, आरएनए, क्रोमोसोम, कोशिकीय पंजर। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? केंद्रिका। निम्नलिखित में से किस किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? केंद्रिका। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि,
क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। उपरोक्त सभी प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। तो एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। उपरोक्त सभी तो हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत।